चाणक्य कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कारण केमिस्ट्री का क्लास नहीं दिया गया था। आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास हम लोग इनऑर्गेनिक का न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आप लोग को इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के अनुसार टोटल 4 चैप्टर मिलते हैं। तो आपको चारों चैप्टर का पहले नाम बता देते हैं कौन कौन सा चैप्टर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अनुसार 4 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है समन्वय यौगिक, धातु का निष्कर्षण, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन में 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। हम लोग समन्वय यौगिक चैप्टर को पढ़ेंगे जो काफी मजेदार चैप्टर है और काफी कॉन्सेप्चुअल। बहुत सारे बोर्ड्स के एग्जाम में और कंपटीशन के एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसलिए आइए हम लोग पढ़ेंगे समन्वय यौगिक को। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है समन्वय यौगिक। जिसे हम लोग जटिल यौगिक या उप संयोजक यौगिक भी कहते हैं। समन्वय यौगिक का कई नाम है। समन्वय यौगिक को जटिल यौगिक बोलते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। तीनों सिर्फ नाम है, चैप्टर एक ही है, या इसे इंग्लिश में कहीं और नाम भी दिए गए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर इसका नाम एक और है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कहीं कहीं इंग्लिश वर्ड भी यूज कर लेता है, इसलिए ध्यान रखनी इंग्लिश वर्ड में। इसको इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हिंदी में उप सहसंयोजक यौगिक, जटिल यौगिक और समन्वय यौगिक। ये चैप्टर का सिर्फ नाम है। आइए हम इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, चैप्टर है समन्वय यौगिक। ठीक है, इस चैप्टर में मुख्यतः हमें सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है, लवण के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर में लवण के बारे में अध्ययन करना है। और यहाँ पर लवण हम लोग जानते भी होंगे लवण क्या होता है। तो लवण इंग्लिश में जिसको सॉल्ट बोला जाता है। लवण क्या होता है, तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करता है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो लवण एवं जल का निर्माण करता है। तो हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। सॉल्ट ऐसे 10th के बुक्स में सॉल्ट 3 तरह के बताए गए हैं, सिंपल सॉल्ट, एसिटिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। लेकिन इस चैप्टर के अनुसार लवण को 2 तरह से डिवाइड किया गया है, उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में लवण को 2 तरह से डिवाइड किया गया है। इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे सॉल्ट के बारे में, लवण के बारे में। लवण यहाँ 2 तरह के बताया गया है, एक है द्विक लवण और एक बताया गया है जटिल लवण। एक द्विक लवण और एक जटिल लवण। इसको इंग्लिश में डबल सॉल्ट बोला जाता है, डबल सॉल्ट बोला जाता है। और इसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाता है, इसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहा जाता है। तो सॉल्ट, इस चैप्टर में सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। सॉल्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक डबल सॉल्ट और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसे हिंदी में द्विक लवण और एक जटिल लवण कहते हैं। द्विक लवण के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, द्विक लवण क्या होता है, उसके बाद जटिल लवण के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पूरी तरह जटिल लवण के बारे में ही पढ़ना है हमें। द्विक लवण के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि द्विक लवण क्या होता है, इसका डेफिनेशन और इसको कैसे पहचाना जाता है, पहचानने के लिए आता है बस। उसके बाद पूरा चैप्टर जटिल लवण या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोले या इसी को उप सहसंयोजक यौगिक या समन्वय यौगिक बोला जाए, ये सब एक ही नाम है। तो इसके बारे में मेन हमें अध्ययन करना है। इस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा अध्ययन हमको करना है। तो आइए देखते हैं।
डबल सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो डबल सॉल्ट क्या होता है देखते हैं। पॉइंट है डबल सॉल्ट, द्विक लवण, द्विक लवण, जिसको इंग्लिश में डबल सॉल्ट बोला जाता है, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, ठीक है। डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट से सीखने से पहले एक पॉइंट हम लोग सीखेंगे, सिंपल सॉल्ट क्या होता है। सिंपल सॉल्ट, इसको साधारण, इसे साधारण लवण बोलते हैं। तो सबसे पहले साधारण लवण क्या होता है? वैसे लवण जो एक केटायन और एक एनायन, जो एक धन आयन और एक ऋण आयन के कॉम्बिनेशन से बना होता है, वो साधारण लवण कहलाता है। जैसे A2SO4, Al2SO4 ऑल थ्राइस, K2SO4, Al2SO4, KCl, MgCl2, NaCl, ये सब जो सॉल्ट है वो आपको सिंपल सॉल्ट है, जिसमें एक धन आयन और एक ऋण आयन के कॉम्बिनेशन से अगर कोई लवण बनता है तो वह लवण साधारण लवण कहलाता है। धन आयन और ऋण आयन से बनता है, धन आयन और ऋण आयन के कॉम्बिनेशन से अगर कोई सॉल्ट बनता है तो वह सॉल्ट हो जाता है, तो सिंपल सॉल्ट कहा जाता है। आते हैं द्विक लवण को सीखते हैं। डबल सॉल्ट क्या होता है? तो डबल सॉल्ट का डिफिनेशन कहता है कि वैसे दो साधारण लवण जो आपस में जुड़कर बड़े लवण का निर्माण करते हैं, तो उस बड़े लवण को द्विक लवण कहते हैं। जब दो साधारण लवण आपस में जुड़कर एक बड़े लवण का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम द्विक लवण कहते हैं। जैसे कोई भी चीज को बाइंड कर, दो चीज को बाइंड करने के लिए, बांधने के लिए बल की जरूरत होता है, फोर्स की जरूरत होता है। तो यहाँ पर दो सिंपल सॉल्ट्स को बांधने के लिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं। तो ज्यादातर केसों में डबल सॉल्ट में आपको वाटर का मॉलिक्यूल मिल जाएगा क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल के रूप में। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट हैं, डबल सॉल्ट ऐसे भी हैं जहां पर आपको वाटर का मॉलिक्यूल ना भी मिलेगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी डबल सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल होता ही है, लेकिन ज्यादातर केसों में डबल सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल होता है। तो आइए देखते हैं डबल सॉल्ट क्या है। देखिए, तो डबल सॉल्ट में क्या बताया गया, जब दो सिंपल सॉल्ट, जब दो साधारण लवण आपस में मिल जाए, जब दो साधारण, जैसे देखा जाए K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इनटू 24H2। यहाँ पर देखा जाए एक सिंपल सॉल्ट है और एक सिंपल सॉल्ट है, दो सिंपल सॉल्ट वाटर के हेल्प से बंधा हुआ है। तो ये एक सिंपल सॉल्ट ए है, एक सिंपल सॉल्ट ए है। जब दोनों आपस में बंधा हुआ, किसके हेल्प से? वाटर के हेल्प से। तो ये कैसा सॉल्ट पड़ा जाएगा? तो आपको डबल सॉल्ट कहा जाएगा, जिसमें दो लवण आपस में जुड़े हो वाटर के हेल्प से। तो वैसे सॉल्ट आपको डबल सॉल्ट कहलाएंगे, ठीक है। इसका नाम पोटास एलम होता है, पोटास एलम होता है, या इसे फिटकीरी भी कहते हैं। इसे फिटकीरी बोला जाता है या पोटास एलम। तो पोटास एलम कैसा सॉल्ट है? तो आपका डबल सॉल्ट है। और देखते हैं, जैसे FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 इनटू 6H2। यहाँ पर FeSO4 एक सिंपल सॉल्ट है, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एक सिंपल सॉल्ट है, और इसको वाटर की हेल्प से बाइंड किया गया है। तो दो सिंपल सॉल्ट वाटर के हेल्प से बाइंड होते हैं, तो सॉल्ट कैसा कहलाता है? तो डबल सॉल्ट कहलाता है। इसका नाम है मोहर लवण, मोर सॉल्ट, ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल देख सकते हैं, KCl MgCl2। यहाँ पर KCl एक सॉल्ट है, पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, दो सिंपल सॉल्ट आपस में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये आपका कैसा सॉल्ट बना जाएगा? डबल सॉल्ट। यहाँ पर वाटर अवेलेबल है, यहाँ वाटर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है कि डबल सॉल्ट में वाटर अवेलेबल हो। तो आपको डबल सॉल्ट समझ में आया होगा, जिसमें दो लवण आपस में वाटर के हेल्प से जुड़े हुए हो, तो सॉल्ट कैसे कहलाएंगे? तो डबल सॉल्ट कहलाएंगे। बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ आपको पहचानने होते हैं कि इनमें से कौन सा सॉल्ट डबल सॉल्ट हो। तो देखिएगा, जिसमें दो सॉल्ट आपस में जुड़े हों वाटर के हेल्प से, तो कैसा सॉल्ट बोला जाएगा? तो डबल सॉल्ट बोला जाएगा। कुछ एग्जांपल हो गए, पोटास एलम, मोर लवण, इसको कार्नेलाइट बोला जाता है, कार्नेलाइट एक्सेट्रा etc। ये सब कैसे सॉल्ट हैं? तो डबल सॉल्ट।
ठीक है। इसके दूसरा पार्ट था जटिल लवण। तो आते हैं जटिल लवण को सीखते हैं। देखिए जटिल लवण, तो हम लोग जटिल लवण के बारे में सीखते हैं। जटिल लवण जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या इसका और भी नाम बताया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, समन्वय यौगिक बोल सकते हैं, समन्वय यौगिक या उप संयोजक यौगिक या जटिल यौगिक, ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे पहचाना जाता है उसको देखते हैं। तो अगर कोई लवण, अगर कोई सॉल्ट इस फॉर्म में, मतलब कि बड़ी वाली ब्रैकेट के फॉर्म में हो, अगर कोई सॉल्ट बड़ी वाली ब्रैकेट के फॉर्म में दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो सॉल्ट कैसा सॉल्ट है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अगर कोई सॉल्ट बड़ी वाली ब्रैकेट के फॉर्म में दिखे तो सॉल्ट आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल देखेंगे। K4 FeCN6, यहाँ बड़ी ब्रैकेट दिख गया इसलिए कैसा सॉल्ट बोला जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाएगा। बोले क्या बोले यहाँ पर, जहां भी आपको बड़ी ब्रैकेट दिख जाए वो कैसा सॉल्ट होता है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। Na2 NiCl4, आपको बड़ी ब्रैकेट दिखा है इसलिए कैसा सॉल्ट बोला जाएगा, इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाएगा। और भी देख सकते हैं कोबाल्ट Na3, ठीक है। तो एक ऐसा सॉल्ट बड़ी ब्रैकेट दिख रहा है इसलिए कैसा सॉल्ट बोला जाएगा, तो इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाएगा या जटिल लवण बोला जाएगा। तो जटिल लवण का डेफिनेशन आता है वैसे लवण जो बड़ी ब्रैकेट या बड़ी कोष्ठक के रूप में होते हैं, वे सभी कैसे लवण कहलाते हैं, तो जटिल लवण या उसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहा जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप लोग को मिल गया। तो आपको पहचानने के लिए आता है कि इनमें कौन सा जटिल लवण है, या उसी को उप समन्वय यौगिक बोल दे, या इसी को उप सहसंयोजक यौगिक बोल सकता है। बोलेगा कि बोर्ड में आता है कि इनमें से कौन उप सहसंयोजक यौगिक है, तो आप देखिएगा कि जहां भी बड़ी ब्रैकेट दिख गया वह कैसा यौगिक बोला जाएगा, तो उप सहसंयोजक यौगिक या समन्वय यौगिक, या इसी को हम लोग जटिल लवण कहते हैं। अब हम लोग को जटिल लवण के बारे में डिटेल्स पढ़ना होगा, ठीक है। तो जटिल लवण के बारे में हम लोग पूरी तरह डिटेल्स में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं जटिल लवण के बारे में। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेकर के कुछ पॉइंट इसमें छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में छोटे छोटे पॉइंट्स को पहले क्लियर करते हैं कि किससे क्या कहा जाता है, किस पॉइंट को क्या कहा जाता है, उसको सबसे पहले सीखते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिटेल्स अंदर की ओर चलेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ सॉल्ट लेकर के एग्जांपल लेकर सीख रहे हैं हम लोग। K4 FeCN6 यहाँ पर देखा है, यहाँ बताया गया है कि अगर एक ऐसा सॉल्ट है तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कैसा सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है या जटिल लवण, इसको जटिल लवण बोल सकते हैं, जटिल लवण। ये कैसा लवण है, तो जटिल लवण। जटिल और एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, दोनों एग्जांपल साथ लेकर चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये दोनों सॉल्ट को साथ में लेकर चले, कोबाल्ट, ठीक, कोबाल्ट यहाँ पर पॉइंट है, कोबाल्ट में O छोटा होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड में O और C का साइज सेम होता है, कहीं मिसिंग से लड़कर मिस करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट में O छोटा होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड में O क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर कोबाल्ट है, ये नहीं समझेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो समझते हैं सबसे पहले कुछ पॉइंट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में इस बड़ी वाली ब्रैकेट को बोला जाता है, बड़ी वाली ब्रैकेट को बोला जाता है समन्वय मंडल। इस बड़ी ब्रैकेट को हम बोलते हैं समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो बड़ी वाली ब्रैकेट होता है उसे हम लोग समन्वय मंडल या इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसमें बड़ी वाली ब्रैकेट के बाहर, चाहे इस साइड हो या इस साइड हो, बाहर इस साइड हो सकता है और इस साइड हो सकता है,
तो बड़ी वाली ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसे बोला जाता है काउंटर आयन। जो बड़ी वाली ब्रैकेट के बाहर होता है उसे बोला जाता है काउंटर आयन। यहाँ पर काउंटर आयन पोटासियम है और यहाँ पर काउंटर आयन क्या है तो क्लोरीन है। काउंटर आयन बड़ी वाली ब्रैकेट के बाहर मतलब समन्वय मंडल के बाहर चाहे इस साइड हो या इस साइड हो उसे काउंटर आयन बोला जाता है। इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होते हैं उन्हें केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है। इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होते हैं ज्यादातर मेटल होते हैं और डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक में ज्यादातर धातु पाए जाते हैं इसलिए यहाँ पर धातु ही होते हैं। इस पोजीशन पे जो भी धातु होगा उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाएगा। यहाँ बोला केंद्रीय धातु कौन कौन है तो कोबाल्ट। यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु क्या कहा जाएगा सेंट्रल मेटल एटम। इंग्लिश में या हिंदी में केंद्रीय धातु परमाणु क्या है तो फेरस है। इसके अलावा बड़ी ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दिया जाए। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अंदर जो भी हो उन्हीं सभी को लिगेंड बोला जाता है। उन्हें हम लोग लिगेंड बोलते हैं। हिंदी में भी लिगेंड और इंग्लिश में भी लिगेंड। क्या बोले कि समन्वय मंडल के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़ अंदर बाहर नहीं अंदर केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़ दिया जाए तो जो भी इसके अंदर रहता है उन्हें हम लोग लिगेंड कहते हैं। यहाँ लिगेंड क्या है NH3 क्या कहलाएगा लिगेंड कहलाएगा। यहाँ CN क्या कहलाएगा लिगेंड कहलाएगा। लिगेंड का जो नंबर होता है लिगेंड यहाँ NH3 के 6 है। लिगेंड का जो नंबर होता है उन्हें हम लोग समन्वय संख्या या उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। क्या लिगेंड का जो नंबर होता है लिगेंड का जो संख्या होता है उसे हम लोग समन्वय संख्या या उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। यहाँ लिगेंड का संख्या कितना है 6 है। इसे हम क्या बोलेंगे समन्वय संख्या। लिगेंड का जो नंबर यहाँ आपको दिखता है उसी को बोलते हैं समन्वय संख्या। ठीक है तो आइए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। बाहर जो बड़ी वाली ब्रैकेट होता है बड़ी वाली ब्रैकेट को समन्वय मंडल बोलते हैं। बड़ी वाली ब्रैकेट के बाहर इस साइड या इस साइड जो होता है उसे काउंटर आयन कहते हैं। इस पोजीशन पे मतलब कि बड़ी वाली ब्रैकेट के जस्ट आगे यहाँ इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम लोग सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। इन्हें छोड़कर जो अंदर होता है उसे लिगेंड कहा जाता है। NH3 यहाँ क्या कहलाएगा लिगेंड कहलाएगा। लिगेंड का जो नंबर होता है NH3 कितना है 6 है। तो लिगेंड का जो नंबर होता है उसी को बोलते हैं समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या। यहाँ CN के जो है 6 तो समन्वय संख्या से कितना बोला जाएगा कि 6। तो आप लोग कुछ समझ में आया होगा कि काउंटर आयन क्या होता है समन्वय संख्या क्या होता है लिगेंड किसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु किसे बोलते हैं। एक और पॉइंट है समन्वय एंटिटी लिगेंड पूरा तो समन्वय मंडल के अंदर जो पूरा होता है समन्वय मंडल के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड का सम्मिलित रूप को हम लोग बोलते हैं समन्वय एंटिटी। समन्वय एंटिटी क्या होता है तो समन्वय मंडल के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के सम्मिलित रूप को हम लोग समन्वय एंटिटी कहते हैं। ठीक है तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग लिगेंड के बारे में डिटेल्स अध्ययन करेंगे। लिगेंड क्या होता है उसको समझते हैं। डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो जैसे काउंटर आयन का डिफिनेशन लिखना होगा तो काउंटर आयन क्या होगा तो समन्वय मंडल के बाहर जो आयन उपस्थित होते हैं उन्हें काउंटर आयन कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो सिंपल डिफिनेशन आप लिख सकते हैं काउंटर आयन क्या होता है तो समन्वय मंडल के बाहर जो आयन उपस्थित होते हैं उन्हें काउंटर आयन कहते हैं। अगर केंद्रीय धातु परमाणु का डिफिनेशन लिखना चाहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो डिफिनेशन लिख सकते हैं कि समन्वय मंडल के अंदर लिगेंड द्वारा जिस परमाणु को घेरा जाता है
लिगेंड द्वारा जिस परमाणु को घेरा जाता है उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अगर लिगेंड का डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिगेंड का भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु का डिफिनेशन आया, समन्वय मंडल के अंदर लिगेंड द्वारा जिस परमाणु को घेरा जाता है उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। काउंटर का डिफिनेशन है, समन्वय मंडल के बाहर उपस्थित आयन को काउंटर आयन कहते हैं। लिगेंड का डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिगेंड का डिफिनेशन आता है, केंद्रीय धातु परमाणु को घेरने वाले आयन परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु को घेरने वाले आयन परमाणु या समूह को लिगेंड कहते हैं। ठीक है, और समन्वय संख्या का डिफिनेशन हम लोग आगे सीखेंगे, इसलिए समन्वय संख्या अभी रहने दीजिए। आइए लिगेंड के बारे में सीखते हैं। तो लिगेंड के बारे में अध्ययन करते हैं। लिगेंड, जिसे हिंदी में भी लिगेंड बोलते हैं और इंग्लिश में भी लिगेंड ही कहा जाता है। तो लिगेंड का डिवीजन किया गया है दो आधार पे। लिगेंड का डिवीजन दो आधार पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर, और एक बंधन बनाने के आधार पर, तो लिगेंड के दो पार्ट में बांटा गया है। लिगेंड को दो आधार बांटा गया है, आवेश के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटेड कैरेक्टर्स या लिंकेज प्रॉपर्टी, इसको बोल सकते हैं। लिगेंड को दो आधार बांटा गया है, एक आवेश के आधार पर और एक बंधन बनाने के आधार पर। आवेश के आधार पर लिगेंड को तीन भागों में बांटा गया है। आवेश के आधार पर लिगेंड को तीन भागों में बांटा गया है, निगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और एक न्यूट्रल लिगेंड। निगेटिव लिगेंड क्या आएगा? वैसे लिगेंड जिसपे निगेटिव चार्ज होते हैं, निगेटिव लिगेंड होंगे। वैसे लिगेंड जिन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड होंगे। और वैसे लिगेंड जिन पे कोई चार्ज नहीं होते हैं, वे न्यूट्रल लिगेंड कहलाएंगे। बंधन बनाने के आधार पर तीन भाग बांटा गया, इसे भी मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाई या डाई बोल सकते हैं, बाई डेंटेड लिगेंड, बाई बोल सकते हैं या डाई बोल सकते हैं, बाई डेंटेड लिगेंड। और अगला आता है पॉली डेंटेड लिगेंड। तो लिगेंड को दो आधार बांटा गया, आवेश के आधार पर और एक बंधन बनाने के आधार पर। आवेश के आधार पर तीन भाग में, निगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। निगेटिव लिगेंड उसे बोला जाता है जिस पर ऋणात्मक चार्ज होता है, पॉजिटिव लिगेंड उसे बोला जाता है जिस पर धनात्मक चार्ज होता है, और न्यूट्रल लिगेंड उसे बोला जाता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। बंधन बनाने के आधार पर मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड वैसे लिगेंड जो एक बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वैसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं उन्हें मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। वैसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो बॉन्ड बनाते हैं उन्हें बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। वैसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो से अधिक बंधन बनाते हैं उन्हें पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या कहलाते हैं? वैसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक बंधन बनाते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। वैसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो बंधन बनाते हैं उन्हें बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और वैसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो से अधिक बंधन बनाते हैं उन्हें पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। आज का क्लास इतना ही रहने दें, कल इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।